Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss cognitive development theory that was given by Jean Piaget. बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस। कैसे एक बच्चा या कैसे कोई बड़ा कोई भी इंडिविजुअल किसी भी नॉलेज को आइडेंटिफाई करता है, उसको परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड कैसे उसको अप्लाई करता है। तो ये सारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है या जो भी मेंटल प्रोसेस होता है, ये सब कॉग्निटिव के थ्रू हम डिनोट करते हैं। सो जीन पियाजे ने हमारे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी। उनके अकॉर्डिंग कॉग्निशन फिक्स्ड नहीं होता है। किसी भी बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ही सेड कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उसकी एज मेच्योर होगी, वो मेच्योरिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, मतलब वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, उससे उसका कॉग्निशन डेवलप होता है। उन्होंने नेचर एंड नर्चर, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इस पे बहुत बड़ा फोकस किया कि जो भी डेवलपमेंट होती है वो सब इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। सो इससे पहले हम स्टेजेस पढ़ें, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जिसके ऊपर कॉग्निशन वर्क करता है। सो 4 बेसिक टर्म्स हैं। पहला है स्कीमास। स्कीमास मीन्स पैटर्न ऑफ थॉट दैट ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन। हमारे दिमाग में जो भी नॉलेज होती है, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सिर्फ सब स्कीमास के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती हैं। सेकेंड इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास। हम लोग जब ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में कोई एडिशन करने के लिए हम न्यू इन्फॉर्मेशन को बस इनटेक करते हैं, उसको हम स्कीमास कहते हैं। जस्ट आप अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को जब अंदर स्टोर कर रहे हो, दैट इज़ एसिमिलेशन, मीन्स एसिमिलेट करना। जैसे हमें पता है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे को कोई बताते हैं कि ये जो एनिमल है डॉग, दिस इज़ डॉग इज़ एन एनिमल। तो हमारे अंदर ये न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कि अच्छा, जिसको हम डॉग कहते हैं वो एक ब्रॉड कैटेगरी एनिमल के अंडर आता है। Now, accommodation means changing or altering our existing schemas in light of new information. जब हम एसिमिलेट कर लेते हैं नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, फिर हम वो चेंज या ऑल्टर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास के साथ। जैसे हमें पता था कि जो मेरे पास घर पे डॉग है वो पोमेरियन है, सो आज मुझे पता चला डॉग एनिमल्स होते हैं। सो मीन्स जो मेरा पेट है वो भी एक एनिमल है। तो हमने अपनी प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ ऑल्टर किया है, उसके अंदर चेंजेस करे हैं। तो वो है एकोमोडेट करना। जब हम किसी नॉलेज को एकोमोडेट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारा, ये स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी। इक्विलिब्रियम मीन्स जब एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इट इज़ अचीव थ्रू इक्विलिब्रियम। जब हम एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में दोनों का एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम। Now it helps us to explain how children move from one stage of thought to the next. मतलब जो उसका थॉट प्रोसेस स्टेज 1 पे है वो कैसे और कब स्टेज 2 में कन्वर्ट होगा, वो हमारे को इक्विलिब्रियम के थ्रू पता चलता है, बैलेंस के थ्रू पता चलता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन का। नाउ हम 4 स्टेजेस की बात करते हैं जो हमारे को पियाजे ने बताई हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये सेंसेस से डिराइव करी गई है। इसमें बच्चा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बच्चे के सेंसेस। सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 years of age. Second is pre-operational stage, that is 2 to 7 years of age. Third is concrete operational stage, that is 7 to 11 years of age. And last is formal operational stage, that is 11 year onwards. Now first हमारा आता है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें हम कहते हैं कि इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, नोज, ईयर्स एंड अदर सेंसरी इक्विपमेंट्स। सी, सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो पूरे अपने वर्ल्ड को डिस्कवर करता है थ्रू हिज और हर सेंसेस। वो आइज़ के थ्रू नई दुनिया देख रहा है, ईयर्स के थ्रू नए नए साउंड्स सुन रहा है,
नोज़ के थ्रू उसको स्मेल हो रहा है, टेक्टाइल अलग अलग उसको टेक्सचर फील हो रहा है। तो इन्फेंट जो होता है वो सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करता है अपने नए वर्ल्ड को, दैट इज़ थ्रू सेंसेस। तो सेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस स्टेज। सेकेंड उसने जो टर्म यूज़ किया है उन्होंने, दैट इज़ सर्कुलर रिएक्शंस। अब सर्कुलर रिएक्शंस क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल मीन्स ऑफ अडेप्टिंग देयर फर्स्ट स्कीमास। फर्स्ट स्कीमास हमें पता है, जो बेसिक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो होते हैं स्कीमास। अब स्कीमास को जो फर्स्ट सेट ऑफ स्कीमास को वो जब वो अडॉप्ट करेंगे, उसको हम सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। अब हम इन रिएक्शंस को सर्कुलर क्यों कहते हैं ये बताओ। इनको हम सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि बेबी ट्राइज टू रिपीट द एक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन। वो एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करते, तो वो एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है, इसलिए उस रिएक्शन को हम सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से बच्चे को हंसी आ रही है, तो वो हंसेगा। हम बार बार वो एक्टिविटी रिपीट करते हैं ताकि वो बच्चा हंसे। या वो लेटे लेटे अपने हाथ या पैर साइकिल फॉर्म में मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो मज़ा आ रहा है, एंड वो उसी को रिपीट करते रहेंगे टिल उनको कोई और एक्टिविटी, कोई और ऐसा एक्सपोजर नहीं मिल जाता, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता जिससे वो इस पुरानी एक्टिविटी से डाइवर्ट हो सकें। नाउ इट इन्वॉल्व्स स्टम्बलिंग ऑन टू अ न्यू एक्सपीरियंस कॉज्ड बाय बेबीज ओन मोटर एक्टिविटी। अब जैसे इसमें वो अपने लेग्स मूवमेंट कर रहे थे साइकिल फॉर्म में, हो सकता है नेक्स्ट मिनट उसको कोई ऐसी एक्टिविटी बाय चांस मिल जाए, उसने अपना हाथ मुंह में डाल लिया और उसमें उसको इतना मज़ा आया, तो हो सकता है वो इसको रिपीट करे। सो जब तक वो न्यू एक्सपीरियंस पे स्टम्बल नहीं करेगा, वो तब तक पुरानी वाली एक्टिविटी चलती रहेगी, एंड इसी न्यू स्टम्बल करने से वो न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हैं। नाउ ये 6 सब स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। ये यूजीसी नेट या किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट अगर आप एमएससी लेवल पे हो, ये वहीं पर ही इम्पॉर्टेंट आता है, बट स्टिल एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। इसके 6 सब स्टेजेस क्या हैं? पहले रिफ्लेक्टिव स्कीम्स, जो रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। सेकेंड इज़ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये है सिंपल मोटर हैबिट्स, बहुत ही बेसिक जो इनिशियली होती है, that surrounds around infant's own body. रिफ्लेक्सेस में हम ऑप्शन देख सकते हैं, एक सकिंग का ऑप्शन होता है। सिंपल मोटर हैबिट्स हैं वो अपने हाथ या पैर मूव करना। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस की इमिटेटिंग और रिपीटिंग एक्शंस फॉर इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स। अगर बच्चा देखता है कि वो जैसे ही स्माइल करता है, तो उसके जो केयर गिवर है या कोई पेरेंट है, वो पीकाबू गेम खेलने लगते हैं। सो वो बार बार स्माइल करेगा ताकि वो पीकाबू गेम स्टार्ट हो। फोर्थ इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होता है। देन कम्स टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, इट इज़ एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ एबिलिटी टू फाइंड ऑब्जेक्ट मूव्ड आउट ऑफ साइट, दैट इज़ मेक बिलीव प्ले। ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम इस स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसके बहुत ही 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है। पियाजे की थ्योरी में से मेन क्वेश्चंस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, आपको बताना होगा ये कौन सी स्टेज में मोर प्रोमिनेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेंसरी मोटर स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड हैं उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये 4th to 7th मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा आपको दिखता है, डोमिनेंट होता है, और बच्चे इसी टाइम पे सीखता है इस चीज़ को। अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चे की कोई टॉय या कोई बॉल किसी एक्स जगह पे छुपा दी, आप रखते हो, यूजुअली रखते हो, छुपाते नहीं हो, आप किसी एक्स जगह पे उसको रखते हो। अब बच्चा देख रहा है कि आपने उसको एक्स जगह से निकाल के वाई जगह पे रख दिया है, बट अगर आप बच्चा को बोलोगे कि वो ढूंढ के लाए, तो वो हमेशा एक्स जगह पे जाके ही ढूंढेगा। उसको लगेगा बेशक मुझे नहीं दिख रहा है, बट वो जो टॉय है, वो जो बॉल है, वो एक्स जगह पर ही रहती है। So it means it understanding the objects continue to exist even when they are out of sight. उसको पता है वो वहाँ पे उसको नहीं दिख रहा है, बट तब भी
वो एक्स जगह पे ही ढूंढेगा। सिमिलरली हम जैसे हम बच्चों के साथ, हम बच्चों को टॉय लेके अपनी बैक के पीछे हाथ लेके जाते हैं और उसको पीछे फेंक देते हैं, तो बच्चा कहीं और नहीं ढूंढेगा। उसने देखा कि वो आपके हाथ से पीछे गए तो वो पीछे ही ढूंढता रहेगा, उसको पता है उधर नहीं दिख रहा है बट वो फिर भी वहीं ढूंढेगा। तो ये हमारा केस होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। सेकेंड इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा 18 to 24 मंथ्स की एज में होता है। दिस एज ग्रुप अराइव्स एट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम सडनली रादर देन थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 24 मंथ्स से सेकेंड ईयर, बच्चा सीख जाता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो उसका वो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकता है, इंस्टेड ऑफ वो ट्रायल एंड एरर मेथड वहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्राई करे, वो मेंटली सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे वो बच्चा बैठ के अपनी कार से खेल रहा है एंड सामने आपकी वॉल आ जाती है, तो अब उसको पता है कि वॉल है सामने, मेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो गाड़ी का डायरेक्शन मूव कर देता है। सो ये हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है। थर्ड इज़ डेफर्ड इमिटेशन। इसका मतलब है एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कॉपी बिहेवियर ऑफ मॉडल्स हु आर नॉट प्रेजेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अपनी मम्मी को देखता है कि मम्मी आती है, फ़ोन उठाती है, फ़ोन मिला के हेलो हेलो करके किसी से बात करती है ऐसे। तो जब कभी भी उसके हाथ में फ़ोन आएगा और बेशक उसकी मम्मी उसके सामने नहीं है, वो फ़ोन उठा के वो ही इमिटेट करेगा। इमिटेट मीन्स कॉपी करेगा, वैसे ही फ़ोन उठाएगा, वैसे ही नंबर घुमाएगा और बात करेगा। या दूसरा एग्जांपल देखिए, बचपन में हम अपने मम्मी या पापा को रेडी होते हुए देखते हैं। सो इस एज का बच्चा क्या करता है, बिल्कुल सेम तरीके से कोशिश करेगा रेडी होके, या कुछ वैसा बैग या पेन उठा के कि वर्क कर रहा हूँ, ऑफिशियल वर्क कर रहा हूँ, हम इमिटेट करते हैं, किसी को कॉपी करते हैं। सो डेफर्ड इमिटेशन मीन्स एबिलिटी टू रिमेंबर वॉट द एक्टिविटी एंड कॉपी द बिहेवियर ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स मतलब कोई भी आपका केयर गिवर या पेरेंट जिसको आप कॉपी कर रहे हो, हु आर नॉट प्रेजेंट। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज हमारी 2 to 7 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए होता है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज़ इन मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बहुत बड़ा इंक्रीज़, एक हाई लेवल इंक्रीज़ आ जाता है। देयर कैपेसिटी ब्लॉसम्स टू रिप्रेजेंट देयर वर्ल्ड। ब्लॉसम मीन्स इंक्रीज़। सो इसके साथ जो टर्म्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं वो है, पहला मेक बिलीव प्ले। इसमें चिल्ड्रन आर आउट ऑफ देयर इमेजिनरी एक्टिविटीज़ एंड वो उसको दे एक्ट आउट देयर इमेजिनरी एक्टिविटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे इस एज में डॉल के साथ खेलते हैं, सो वो डॉल को बिल्कुल अपनी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको ड्रेसअप भी करेंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, सब कुछ। तो ये उनके लिए मेक बिलीव प्ले है। वो उस डॉल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मान के उनके साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे उनके पेरेंट्स उनको ट्रीट करते हैं। सेकेंड इज़ प्ले बिकम सेल्फ सेंटर्ड, कि वो सारा फोकस खुद पे रख के ही प्ले करते हैं। थर्ड इज़ ईगोसेंट्रिज्म। जैसे हमारा फर्स्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है। ये 4th ईयर में एकदम से पीक पे आता है। इट इज़ द फेलियर टू डिस्टिंग्विश अदर सिम्बॉलिक व्यू पॉइंट फ्रॉम वंस ओन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था पियाजे ने। उन्होंने ये बोला था कि एक बीच में माउंटेन टाइप है, माउंटेन के एक साइड पे बच्चे को बिठा दिया, दूसरी साइड पे हम खुद बैठ गए। तो बच्चे की साइड पे जो माउंटेन है वहाँ पे येलो कलर की बॉल पड़ी है, एंड हमारी साइड पे जो माउंटेन है वहाँ पे ग्रीन कलर की बॉल पड़ी है। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि आपकी साइड पे कौन सी बॉल है, वो बोलता है येलो। फिर वो पूछता है तो हम कहते हैं ग्रीन। तो ईगो सेंट्रिसिज्म में क्या होता है, बच्चा ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आपकी साइड पे ग्रीन बॉल है। क्यों? क्योंकि उसकी साइड पे तो येलो बॉल है। सो वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हैं। उनको ये लगता है जो वो कह रहे हैं, जो वो देख रहे हैं वो ही सही है, एंड दूसरी को भी वही चीज़ दिख रही है जो बच्चे को दिख रही है। सो इट इज़ द फेलियर टू डिस्टिंग्विश अदर सिम्बॉलिक व्यू पॉइंट फ्रॉम वंस ओन। एंड इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एनिमिस्टिक थिंकिंग, द बिलीफ दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज़ like thoughts, wishes, feelings and intentions.
इसका ये मतलब है जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी लाइफ लाइक क्वालिटीज़ हैं। जैसे हम जब कार पे घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि क्लाउड्स हमारे साथ रेस लगा रहे हैं, या वो क्लाउड्स और सन आपस में रेस कर रहे हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई हम जैसे डॉल को बिल्कुल अपने हम डॉल के साथ खेलते हैं तो डॉल अगर गिर जाती है तो हम फ्लोर को मारेंगे कि डॉल को लग ना गई हो। सो ये सारी जो क्वालिटीज़, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारा एनिमिस्टिक थिंकिंग के अंडर आता है। थर्ड स्टेज हमारी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स के में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Thoughts become more organized and closely resembles the reasoning of adult than that of younger children. इसमें thoughts और ज़्यादा organize हो जाते हैं and it resembles एक बड़े की thinking process के साथ. They start to operate on reality. इसमें वो reality concept को बहुत मानते हैं. Now जो इनके साथ characteristics involved है, that is conservation, classification, reversibility and seriation. कंजर्वेशन क्या होता है? इट अलाउज अ पर्सन टू डिटरमाइन दैट अ सर्टन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम डिस्पाइट एडजस्टमेंट ऑफ द कंटेनर, शेप और साइज़। हमने इसको 2 ग्लास सिखाए बच्चे को, उसमें दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है। फिर हम एक ग्लास से लिक्विड को थोड़े बड़े ग्लास में डाल देते हैं जो कि कम ब्रॉड है। ये ब्रॉड ज़्यादा है, या ब्रॉड कम है। तो जब हमने इसमें डाला तो इसमें लिक्विड का लेवल ऊपर चला गया। बट जो बच्चा इस स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा वो ये समझ जाएगा कि बेशक इसमें लेवल का डिफरेंट हमें लग रहा है बट क्वांटिटी सेम है, क्योंकि ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड नहीं है, ये शॉर्ट है, ये टॉल है। इसलिए जो लिक्विड है वो यहाँ पे जब डालते हैं तो उसका लेवल ऊपर चला जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं इसमें ज़्यादा है, दोनों में लिक्विड सेम है। सो जब ये अंडरस्टैंडिंग बच्चे की आ जाती है तो ही इज़ एबल टू कंजर्व। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली सॉर्ट थिंग्स into general and more specific groups using different types of comparison. It is the concept of knowing what is different and same. अब इसमें हमने सपोजिंग एक बॉक्स दे दिया जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं येलो कलर के एंड ऑरेंज कलर के सर्कल्स हैं। तो जो बच्चा क्लासीफाई कर सकता है, जो इस स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, वो इनको 2 अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकता है। या तो ये इसको, क्योंकि ये स्टार्स हैं येलो, तो इसको यहाँ पे अलग कर दिया एंड ये ऑरेंज सर्कल्स को यहाँ पे अलग कर दिया। सो इस एज का बच्चा इज़ एबल टू क्लासीफाई। थर्ड है हमारा रिवर्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। अब इसका एग्जांपल है कि एक बच्चे के पास उसका पेट है, उसको बचपन से पता है कि ये जो पेट है वो लैब्राडोर है। फिर वो जैसे से एक्सप्लोर करता है उसको पता चलता है कि डॉग्स होते हैं। देन वो रिजेंबल करता है कि जो उसका लैब्राडोर है दैट इज़ अ डॉग। तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि लैब्राडोर जो होता है वो एक डॉग होता है। बाद में उसको पता चलता है कि जो डॉग होता है वो एक ब्रॉड कैटेगरी एनिमल्स के अंदर आता है। सो ही इज़ एबल टू रिवर्स दैट नॉलेज कि जो उसका पेट है वो लैब्राडोर है, लैब्राडोर क्या है वो एक डॉग की कैटेगरी है, डॉग क्या है वो एक एनिमल की कैटेगरी है। ग्रेजुअली वो एनिमल्स को भी सब कैटेगराइज, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स करते हैं, वो उसको भी बीच में ले आता है। सो जब वो उसको दोनों तरीके से, एनिमल उसका पेट है और पेट उसका एनिमल है, इस तरीके से वो लॉजिक को अरेंज कर पाता है, दैट इज़ एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एंड इसका लास्ट है सीरिएशन। इट इज़ एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, कलर, शेप और टाइप। दे पुट थिंग्स इन ऑर्डर। इसमें भी हमने उसको एक बॉक्स में बहुत सारी ऐसे ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स दे दिए। तो जो बच्चा इस स्टेज में होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ही इज़ एबल टू सीरिएट थिंग्स। वो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। देन हो सकता है वो उसको कलर की बेसिस पे भी अरेंज कर दे, तो वो उनको सॉर्ट कर देते हैं, सीरिएट कर देते हैं कि छोटे से बड़ा लगा दिया, कलर वाइज सेम कर दिया, शेप वाइज सेम कर दिया।
तो जब उस अकॉर्डिंग सीरिएट कर पाए तो दैट इज़ एबिलिटी टू सीरिएट. नाउ लास्ट स्टेज जो पियाजे ने दी थी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा 11 ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है. इसमें क्या होता है, दे डेवलप द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक थिंकिंग. इसमें थिंकिंग उनकी बहुत वेल वर्स्ड, बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं वो लोग, अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुका होता है ऑलमोस्ट. एब्स्ट्रैक्ट, सिस्टमैटिक एंड अपनी जो भी थिंकिंग है उसको एब्स्ट्रैक्टली, सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिक थिंकिंग के बेसिस पे उसको डेवलप कर लेते हैं. नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग. इसका मतलब है कि अगर हम उनको कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो वो व्हाट इफ सिचुएशंस के साथ सोल्यूशन निकाल देंगे. मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेट्स को सोच के एंड प्रॉपर थिंकिंग करके हम बोलेंगे कि बाहर जाना है, तो वो बाहर देखते क्लाउडी मौसम है तो उसको लगेगा कि क्या अगर बारिश होगी, व्हाट इफ़ इट रेन्स, तो वो अम्ब्रेला लेके जाएंगे. कुछ और लेने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर हर चीज़ को सोच के उसकी क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसको माइंड में करके वो किसी भी एक चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते हैं. सेकेंड इज़ प्रपोजिशनल थॉट. इफ़ स्टेटमेंट इज़ लॉजिकल बेस्ड ऑन द वर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इटसेल्फ. इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को कुछ बोलते हैं तो वो उसको स्टेटमेंट को ही बाय द वर्डिंग्स एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लॉजिकल है या नहीं है. सपोजिंग कोई बच्चा है वो पीछे पड़े कि मेरे को ये टॉय चाहिए, तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ मेरे पर्स में 10 रुपीज़ है, जाओ अपनी जाके कार ख़रीद लो. तो इस पर्टिकुलर स्टेज के बच्चे को पता है कि ये स्टेटमेंट लॉजिकल ही नहीं है, 10 रुपीज़ में कौन सी कार आती है. सो वो इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है. थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग. ही मेक्स डिसीजन बाय वेइंग ऑल द ऑल्टरनेटिव्स. इसमें वो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस देखता है, हर सॉल्यूशन को एनालाइज करता है कि ये सही है या गलत है, एंड जो उसमें से बेस्ट आउटकम होता है उसी को अप्लाई करता है. सो दैट इज़ द एबिलिटी टू डिसीजन मेक. अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है इमेजिनरी ऑडियंस. इमेजिनरी ऑडियंस में आता है एडोलेसेंट्स आर एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस. वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं एंड दे बिलीव दैट दे आर फोकस ऑफ एवरी वंस अटेंशन. वो कुछ भी करें पूरी दुनिया उनको देख रही है, ये उनके माइंड में थ्रू आउट रहता है. दे ऑल्सो बिकम सेंसिटिव टू पब्लिक क्रिटिसिज्म. अगर कोई पब्लिकली उनकी इंसल्ट करे या कुछ रूडली बोल दे तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. एंड द लास्ट इज़ पर्सनल फेबल. दे फील एवरी वन इज़ ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग अबाउट देम. दे डेवलप इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ देयर ओन इम्पोर्टेंस. वो उनको लगता है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रही है, पूरी दुनिया उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं. उनका जो भी काम होगा उनके माइंड में यही होगा कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा. सो वो अपने आप के ओपिनियन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एंड वो सोचते हैं कि जो दूसरे सोच रहे दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो वो जस्ट कि उनका इम्प्रेशन अच्छा रहे, गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज बनी रहे, वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के ही काम को करते हैं. Guys, that's it for this video. Thank you so much. I hope you like it and please let me know your reviews in the comment box. Take care.